गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इफ़ यू आर डाउट्स इन समथिंग दैट आई हैव टोल्ड, यू कैन मेंशन इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन दोज कमेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है बच्चे। चलो आज फिर से हम कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं, और आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और डिफरेंट टाइप का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। और ऐसा क्वेश्चन आपका एनडी में भी आता है, तो जब मैं करूँगा तो ये इट विल फील कि ये बहुत लेंदी हो रहा है, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो बहुत आराम से कर लोगे इसको, वेरी इजी, ठीक है। सो लेट्स सी, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट n क्रॉस n। स्टॉप, रिलेशन का नाम क्या है? आर। किस सेट पे डिफाइंड है? n क्रॉस n। अरे ये क्या है? अब तक तो होता था कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट n, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट z, या रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन आर सेट ऑफ ऑड रियल नंबर, ऐसा लिखा होता था। ये n क्रॉस n क्या है बच्चे? तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज a क्रॉस a? a क्रॉस a का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड सेट a। कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है ना, यहाँ सेट a है, यहाँ सेट a है, तो a क्रॉस a में क्या होता है? ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम a टू a से लेकर a के बीच में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो सारा a क्रॉस a में होता है। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड a, ठीक है बच्चे। तो रिलेशन r क्या है? रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन सेट n क्रॉस n। n क्रॉस n पे डिफाइंड है, इसका मतलब इधर है n क्रॉस n, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n एंड n इधर है, और इधर भी क्या होगा? इधर भी होगा n क्रॉस n, इधर भी होगा, इधर भी n क्रॉस n, इधर भी n क्रॉस n। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n एंड n, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n एंड n, और इसके बीच में जो रिलेशन है उसका नाम है बच्चे r है, r है। अब मैं तुमसे पूछूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी नंबर्स फॉर्म होता है या जो भी फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो जब भी हम इधर के एलिमेंट को यहाँ से रिलेटेड करते हैं, इधर के एलिमेंट को यहाँ से रिलेटेड करते थे, तो क्या बनता था बच्चे? बनता था ऑर्डर्ड पेयर। क्या बनता था बच्चे? ऑर्डर्ड पेयर, a कॉमा b, b कॉमा c, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, लाइक दैट। तो इसका मतलब ये जो n क्रॉस n है इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे। क्या होंगे बच्चे? ऑर्डर्ड पेयर, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, लाइक दिस। और इधर भी क्या होगा? ये भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर होगा। कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर होगा? देखो यहाँ n क्रॉस n लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर के बीच का जो ऑर्डर पेयर होता है, जैसे 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर वैसे ऑर्डर पेयर है, इधर भी ऐसे ऑर्डर पेयर है, ठीक है बच्चे। तो याद रखना, अब रिलेशन आर किस पे डिफाइंड है? n क्रॉस n से लेकर n क्रॉस n। यहाँ क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ भी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। इससे पहले हम जो भी करते थे वहां पर सिंगल एलिमेंट होते थे, जैसे 1 2 3 या a b c, यहाँ भी 1 2 3 या a b c, सिंगल एलिमेंट। इस बार यहाँ पर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है, ध्यान रखना, लाइक 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चे। ओके, आगे। तो रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट n क्रॉस n, मतलब n क्रॉस n से लेकर n क्रॉस n, डिफाइंड बाय a कॉमा b, a कॉमा b will be related to c comma d, a comma b will be related to c comma d, ठीक है। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, a comma b will be related to c comma d, रिलेटेड होगा। कब रिलेटेड होगा? if a plus d is equal to b plus c, if a plus d, देखो ये वाला a plus d, दूर वाले का सम इज इक्वल टू b plus c, पास वाले का सम, दूर वाले का सम इज इक्वल टू पास वाले का सम। अगर a प्लस डी इक्वल टू b प्लस c है, a प्लस डी इक्वल टू b प्लस c है, देन a कॉमा b विल बी रिलेटेड टू c कॉमा d। ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है तो फिर ये दोनों ऑर्डर पर रिलेटेड होंगे। तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर रिलेशन r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसिटिव भी होगा। दैट वी आर गोइंग टू प्रूव। देखो कैसे करते हैं, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में अब तक हम कितने एलिमेंट्स लेते थे? सिर्फ एक एलिमेंट्स लेते थे, ठीक है। तो एलिमेंट क्या क्या होता था? या तो ए लेते थे, या तो एक्स लेते थे, या L1 लेते थे, ऐसे कुछ लेते थे बच्चे, ठीक है। यहाँ क्या लेंगे? सिंगल एलिमेंट लें या कुछ और लें? तो मैंने बोला था यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर है,
तो इसमें सिंगल एलिमेंट नहीं लेंगे, सिंगल ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। क्या लेंगे बच्चे? सिंगल ऑर्डर्ड पेयर। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर? देखो यहाँ ए कॉमा बी सी कॉमा डी लिखा हुआ है, वी विल टेक ए कॉमा बी। क्या लेंगे बच्चे? ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर। तो लेट ए कॉमा बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ये आता कहाँ से है या किसका एलिमेंट है? जो सेट का नाम लिखा हुआ है। सेट का नाम क्या है? एन क्रॉस एन। ऐसे उसके बाद हम क्या करते थे, जो भी फॉर्मूला होता था उसमें ए को ए छोड़ देते थे, बी को ए से रिप्लेस करते थे, ये करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार तो हमने ए कॉमा बी लिया हुआ है, ए कॉमा बी। तो क्या करेंगे? ए कॉमा बी को तो ए कॉमा बी छोड़ दो, सी कॉमा डी को भी रिप्लेस करो ए कॉमा बी से। ए कॉमा बी को ए कॉमा बी छोड़ दो, सी कॉमा डी को रिप्लेस कर दो ए कॉमा बी से। दैट मीन्स रिप्लेस सी बाय ए एंड रिप्लेस डी बाय बी। तो ये ए और बी को वैसे ही छोड़ देना है क्योंकि हम ए बी लिया हुआ है। सी को रिप्लेस कर देंगे ए से, डी को रिप्लेस कर देंगे बी से। समझ में आ रहा है ना? यहाँ ए कॉमा बी है तो यहाँ भी ए कॉमा बी लिखना है, मतलब सी की जगह पर ए, डी की जगह पर बी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ पर करना है आपको काम। तो स्टेटमेंट क्या जनरेट होगा? तो ए विल रिमेन ए, डी को किससे बोला था? यहाँ ए कॉमा बी आ जाएगा, बी, फिर बी तो बी रहेगा, सी को रिप्लेस करते हैं ए से। ये करना है। ऑर्डर्ड पेयर को ऑर्डर्ड पेयर से रिप्लेस करना है, सी कॉमा डी को ए कॉमा बी से रिप्लेस करना है, लाइक दिस। ठीक है बच्चे, अब ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट? ऑफ कोर्स विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो ट्रू हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव होगा डेफिनेटली, लेकिन लिखेंगे ना बच्चे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए विच इज ट्रू। तो देयरफॉर कैसे लिखूंगा? ये वाली चीज, देयरफॉर a कॉमा बी इज रिलेटेड टू, यहां भी क्या लिया था? a कॉमा बी, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी, क्योंकि हमने इसको रिप्लेस किया था a कॉमा बी से। हेंस r इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक ट्रांजिटिव। ओके, सो ट्रांजिटिव नहीं, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव तो लास्ट में होता है। ऑल राइट, सिमेट्रिक के लिए हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी रिक्वायर? 2 एलिमेंट्स, 2 लेते थे, ए एंड बी। यहाँ पर ए एंड बी लेंगे? नहीं, यहाँ क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है बच्चे? ऑर्डर्ड पेयर है। पहले हम सिंगल सिंगल एलिमेंट ए एंड बी निकालते थे। ठीक है, 2 सेट है, यहाँ से ए एंड बी निकालते थे। इस बार क्या निकालेंगे? 2 ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2 ऑर्डर्ड पेयर। क्या क्या नाम होगा? ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। सेलेक्ट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। 2 ऑर्डर्ड पेयर उठा लिया लेफ्ट वाले साइड से। ये किसका एलिमेंट है? सेट का। सेट का नाम क्या है? एन क्रॉस एन। फिर क्या लिखेंगे? सच दैट। सच दैट क्या? सच दैट क्या? वहां लिखते थे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यहां क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन में गिवन है, मैं दिखा रहा हूं, आराम से चल रहा हूं। सच दैट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इसको एज्यूम कर लेंगे ट्रू। ठीक है बच्चे, सच दैट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, है ना? जैसा लिखा वैसे लिखेंगे। फिर ये चीज कॉपी करेंगे नीचे। सिंस ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो क्या इसका डेफिनेशन क्या था? ए प्लस डी इज इक्वल टू बीच वाले का सम बी प्लस सी। ठीक है, और इसको हमेशा हम एज्यूम करते हैं ट्रू। दिस रिलेशन इज माई ट्रू, एज्यूम कर ले ट्रू। मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है क्या इसका उल्टा स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। उल्टा क्या सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, यस और नो, ये चेक करना है। ठीक है, इफ दिस इज ट्रू, इसको तो मानना ही है ट्रू, तो क्या इसका उल्टा सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी और नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा रफ वर्क करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? रफ वर्क करेंगे। तो रफ में क्या लिखेंगे? तो रफ में हम ये चेक करेंगे। देखो बच्चे, रफ वर्क हमें चेक करना क्या इसका उल्टा, सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी और नॉट। अगर सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चे? तो फॉर्मूला दैट विल बी जनरेटेड इज, देखो
ये साइड वाले का सम इज इक्वल टू बीच वाले का सम है, तो यहां पे क्या बनेगा, साइड वाले का सम दैट इज सी प्लस बी इज इक्वल टू बीच वाले का सम डी प्लस ए। ठीक है, अगर मैं इसको यूज करके अगर ये वाली चीज दिखा दूं तो फिर ये रिलेशन हो जाएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो क्या करूंगा, मुझे a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी को यूज करके यहां तक पहुंचना है, c प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। थोड़ा बहुत तो ठीक ही दिख रहा है। देखो यहाँ c प्लस बी लेफ्ट साइड में है, यहाँ b प्लस सी राइट साइड में है, यहाँ d प्लस ए ऑन द राइट हैंड साइड है, यहाँ पर a प्लस डी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, तो इंटरचेंज द पोजीशन। सो वी कैन राइट दिस एज b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी, बी सी इधर आ गया, बी सी इधर है, a प्लस डी इधर है, a एंड डी इधर आ गया, d प्लस इधर है। अच्छा, क्या मैं b प्लस सी को c प्लस बी लिख सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, दिस इज c प्लस बी। कैन आई राइट a प्लस डी एज d प्लस a? यस ऑफ कोर्स, d प्लस a। ऑलराइट, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँच गया जो रिक्वायर्ड था। जैसे यहाँ पहुँच गए, मैंने क्या बोला था, क्या लिखते हैं बच्चे, पता तो है सिमेट्रिक होगा, लेकिन पहले ये लिखेंगे, देयरफॉर c कॉमा d इज रिलेटेड टू a कॉमा b। और लास्ट में हमेशा की तरह डिफिनेशन, स्टार्ट यहां से किया था, खत्म यहां पर किया, तो लिखेंगे सिंस a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d, तो दिस इंप्लाइज c कॉमा d इज रिलेटेड टू a कॉमा b। स्टार्ट यहां से किया और दिखा दिया इसका उल्टा भी ट्रू है, हेंस R इज सिमेट्रिक या सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू थर्ड क्या था, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, उसके बाद क्या था बच्चे, इतना तो याद ही होगा, ट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव रिलेशन हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी रिक्वायर? 3 एलिमेंट्स दैट यूज्ड टू बी ए बी एंड सी। लेकिन इस बार क्या लेंगे, 3 एलिमेंट्स नहीं लेंगे, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे। क्या लेंगे बच्चे? ऑर्डर्ड पेयर्स। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दोस? a कॉमा b, c कॉमा d एंड e कॉमा f। सो लेट a कॉमा b, फिर c कॉमा d एंड e कॉमा f आएगा कहाँ से? सेट से आएगा। सेट का नाम क्या है? n क्रॉस n। उसके बाद लिखते थे सच दैट क्या, जो लेफ्ट साइड में था, जो हमने सिमेट्रिक में भी लिखा था, क्या, सच दैट a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d। और एक लिखते हैं इसमें, और क्या लिखते थे, एंड c कॉमा d इज रिलेटेड टू e कॉमा f। ट्रांजिटिव में क्या लिखते थे बच्चे, याद आ रहा? ट्रांजिटिव में a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो यहां पर ऐसा लिखना है, a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d। ये a है, ये b है, ये b है, ये c है, तो a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d एंड c कॉमा d इज रिलेटेड टू e कॉमा f। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से फिर से लिखेंगे यहाँ पर, सिंस a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d, तो क्या इसका डेफिनेशन मतलब साइड वाले का सम इज इक्वल टू बीच वाले का सम b प्लस c इज पॉइंट नंबर 1। फिर ये वाली चीज लिखो, हमेशा लिखते थे, सिंस c कॉमा d इज रिलेटेड टू e कॉमा f, तो क्या, फिर से वही साइड वाले का सम इज इक्वल टू बीच वाले का सम d प्लस ए। दिस इज पॉइंट नंबर 2। चलो ये कर दिया। अब क्या देखना मुझे, ये तो कर दिया, करना क्या है उसके बाद मुझे ये चेक करना है कि क्या a कॉमा b इज रिलेटेड टू e कॉमा f और नॉट। Using this two equation, we need to check whether this a comma b is related to e comma f or not। हमेशा डायगनली देखते हैं, तो कैसे चेक करेंगे? मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन में पहले रफ वर्क करेंगे बच्चे, ठीक है? सो लेट्स डू सम रफ वर्क। लेट मी मूव दिस a bit upwards। Okay, रफ वर्क, रफ। हाँ, मुझे क्या चेक करना है, क्या a कॉमा b इज रिलेटेड टू e कॉमा f और नॉट? a कॉमा b इज रिलेटेड टू e कॉमा f। अगर a कॉमा b इज रिलेटेड टू e कॉमा f, तो क्या बनेगा बच्चे, फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस f साइड वाले का सम इज इक्वल टू बीच वाले का सम b प्लस e।
ठीक है, अगर ये दोनों रिलेटेड है तो ये वाला फॉर्मूला जनरेट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इस 1 and 2 को यूज करके, 1 and 2 को यूज करके, जो हमेशा ट्रू होता है, इसको मानते हैं ट्रू है, एज्यूम करते हैं ट्रू है, यूजिंग 1 and 2 वी हैव टू प्रूव दैट a plus f is equal to b plus c। सो हाउ यू विल गेट a plus f and b plus c, कैसे आएगा a plus f and b plus c कैसे निकालेंगे यूजिंग 1 and 2? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो तो क्या करेंगे, add equation number 1 and equation number 2, add this two equation, ध्यान से देखना। So on the left hand side we have a plus d, and the left hand side in equation 2 we have c plus f, and the right hand side we have b plus c, and the right hand side we have d plus c, दोनों को ऐड कर दिया। कोई बोला इससे क्या फ़ायदा, फ़ायदा है, ध्यान से देखो। अब देखो इधर d है इधर d है, तो d d कैंसिल, या d को उधर ले आओ तो d माइनस डी 0 हो जाएगा। उसके बाद c c कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, a प्लस f इज इक्वल टू b प्लस e। क्या यही चाहिए था? यस यही चाहिए था। जैसे ये मिल गया तो समझ में आ गया ट्रांजिटिव है, लेकिन वी विल गो इन ए प्रॉपर फॉर्मेट, आराम से लिखेंगे, तरीके से लिखेंगे। तो जैसे ये आ गया हमें उल्टा लिखना है ये वाली चीज़। तो देयरफॉर what a comma b is related to e comma f, we are doing for the school examination or board examination। properly लिखना आपको, ऐसा नहीं कि यहाँ लिख के फिर लिख दिया this is transitive relation, that is not okay। ठीक है, ये चाहिए आगे। उसके बाद लास्ट में हमेशा क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, पहले ये दो चीज लिखो, since a comma b is related to c comma d, फिर ये वाली चीज c comma d is related to e comma f। this implies क्या दिखा दिया हमने, ये चीज दिखा दी, this implies a comma b is related to e comma f, दिखा दिया। hence R is transitive या transitive relation। तो ये रिलेशन है क्या क्या, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे बच्चे, इक्विवेलेंस रिलेशन। Therefore R is an equivalence relation। आई होप कि बच्चे समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए अलग टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का और एक क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट n क्रॉस n। यहाँ भी n क्रॉस n है, यहाँ भी n क्रॉस n है, मतलब यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। डिफाइंड एज a comma b is related to c comma d, तो दिस implies या डबल implies a into d साइड वाले का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू b इंटू सी, बीच वाले का मल्टीप्लिकेशन। अगर a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी है, देन a कॉमा b विल बी रिलेटेड टू c कॉमा d। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा। चलो फटाफट करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे बच्चे, एक ऑर्डर पेयर लेंगे। ऑर्डर पेयर का नाम क्या होगा, a कॉमा b। तो लेट a कॉमा b ले लिया ऑर्डर पेयर, आएगा कहाँ से, सेट से आएगा। सेट का नाम क्या है, n क्रॉस n, लिख दिया। उसके बाद क्या बोला था बच्चे, इस फॉर्मूला में a एंड b को तो वैसे ही छोड़ दो और फिर c कॉमा d को रिप्लेस कर देंगे a कॉमा b से। रिप्लेस c कॉमा d बाय a कॉमा b, तो दैट मीन्स c विल बी रिप्लेस्ड बाय a एंड d विल रिप्लेस बाय b। ठीक है बच्चे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a b को रिप्लेस करेंगे b से, b तो v रहेगा, और c को रिप्लेस करेंगे a से, यहाँ a कॉमा b आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है बच्चे, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। सो इफ दिस इज ट्रू तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लेकिन लिखेंगे क्या, therefore a कॉमा b is related to a कॉमा b, क्योंकि यहाँ पे a कॉमा b डाला था। hence R is reflexive, ये रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चे। आगे सिमेट्रिक, क्या था हमारा, ADBC। ओके, सिमेट्रिक
सिमेट्रिकली कितने ऑर्डर्ड पेयर? 2 ऑर्डर्ड पेयर। नाम क्या क्या होगा? ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। आएगा कहाँ से? सेट से। सेट का नाम क्या है? एन क्रॉस एन। उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चे? सच दैट क्या? ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखेंगे, लेफ्ट साइड वाला। फिर ये चीज दोबारा लिखेंगे फिर से, सिंस ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। तो क्या इसका डेफिनेशन क्या था? दूर वाले का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू डी इज इक्वल टू बीच वाले का मल्टीप्लिकेशन बी इंटू सी। लिख दिया बच्चे। अब मुझे क्या देखना है? मुझे ये चेक करना है क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है या नहीं है। इफ ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो क्या सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी? यस और नो। अगर होगा तो सिमेट्रिक, नहीं होगा तो नॉट सिमेट्रिक। तो रफ वर्क वंस अगेन, लेट्स डू सम रफ वर्क। तो मुझे क्या चाहिए? इसका उल्टा देखना है। सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। ठीक है, अगर ऐसा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे? सी इंटू बी, दूर वाले का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू पास वाले का मल्टीप्लीकेशन। मुझे यूजिंग दिस फॉर्मूला आई हैव टू रीच ओवर हियर। अगर मैं इसको यूज करके ये दिखा दूं तो फिर ये हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब देखो ए इंटू डी इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट साइड में है। BC राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। तो ऑफ कोर्स इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा बच्चे। सो BC इज इक्वल टू AD। अच्छा, कैन आई रिप्लेस BC बाई CB? ऑफ कोर्स, B इंटू C, C इंटू B। सिमिलरली रिप्लेस AD बाई DA। लो, ये मिल गया। जैसे ये मिल गया मैं लिखूंगा ये चीज। तो देयरफॉर C कॉमा D इज रिलेटेड टू A कॉमा B। रिलेटेड हो गया। जैसे ये रिलेटेड हो गया आप लास्ट में डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद लास्ट में डेफिनेशन। तो सिंस A कॉमा B इज रिलेटेड टू C कॉमा D, तो दिस इंप्लाइज, हमने क्या दिखा दिया? ये दिखा दिया कि C कॉमा D इज रिलेटेड टू A कॉमा B। hence R is symmetric। R क्या है बच्चे? सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक भी दिखा दिया। ट्रांजिटिव, चलिए ट्रांजिटिव स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो थर्ड इज माय ट्रांजिटिव। प्रोसेस वही रहेगा जब लास्ट क्लास में, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ट्रांजिटिव के लिए हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स? 3 ऑर्डर पेयर्स। लेट A कॉमा B, C कॉमा D, E कॉमा F। आएगा कहाँ से? सेट से। सेट का नाम क्या है? N क्रॉस N। फिर क्या लिख देते बच्चे? सच दैट क्या? A कॉमा B इज रिलेटेड टू C कॉमा D। एंड और एक चीज लिखते थे क्या? C कॉमा D इज रिलेटेड टू E कॉमा F। इन बच्चे, फिर ये तो चलिए लिखो फटाफट यहाँ पर नीचे। सिंस A कॉमा B इज रिलेटेड टू C कॉमा D, तो फिर क्या डेफिनेशन क्या है? A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C। पॉइंट नंबर 1। फिर ये वाली चीज, सिंस C कॉमा D इज रिलेटेड टू E कॉमा F, तो क्या? फिर से डेफिनेशन, साइड वाले का मल्टीप्लिकेशन C इंटू F इज इक्वल टू बीच वाले का मल्टीप्लिकेशन D इंटू E। लिख दिया। ये तो करना ही करना है। इसके बाद मुझे क्या चेक करना है? मुझे ये चेक करना है क्या A कॉमा B इज रिलेटेड टू E कॉमा F और नॉट। ये चेक करना है। ठीक बच्चे, तो उसके लिए क्या करेंगे? रफ वर्क करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी मूव दिस बिट अपवर्ड्स। आई रिक्वायर सम स्पेस। ओके, चलो रफ वर्क वंस अगेन। रफ, मुझे क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है क्या A कॉमा B इज रिलेटेड टू E कॉमा F और नॉट। A कॉमा B इज रिलेटेड टू E कॉमा F और नॉट। अगर ऐसा होगा तो फिर साइड वाले का मल्टीप्लिकेशन A इंटू F इज इक्वल टू बीच का मल्टीप्लिकेशन B इंटू E।
ठीक है। तो मुझे इन दोनों को यूज करके यहाँ तक पहुँचना है। अगर ये दिखा दिया तो ट्रांजिटिव, नहीं दिखा पाया तो नॉट ट्रांजिटिव। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 1 and 2। कोई बोलेगा सर आप कैसे दिमाग में आगे मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा? तो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस प्लस था तो हमने प्लस प्लस किया था। इस बार इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज नॉट द रूल, लेकिन जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। ठीक है बच्चे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव AD एंड CF, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव BC एंड DE। ठीक है बच्चे। अब समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस D को नीचे ले आओ और C को भी नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वी हैव A इंटू F, यहाँ है BC इंटू DE। ये C नीचे जाएगा और ये C नीचे जाएगा और ये D भी नीचे जाएगा। ठीक है। तो D इंटू C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तो C कैंसिल, D कैंसिल। यहाँ क्या बच गया AF, यहाँ क्या बच गया BE। क्या यही चाहिए था? हाँ यही चाहिए था, तो ट्रांजिटिव हो गया। तो फिर जैसे ये आ गया, राइट दिस। Therefore, A, B is related to E, F. Finally, definition. Since A, B is related to C, D, C, D is related to E, F. तो क्या दिखा दिया है हमें? ये शो कर दिया कि A, B is related to E, F. Hence R is transitive या transitive relation। तो क्योंकि ये रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इस रिलेशन क्या बोलेंगे बच्चे? इक्विवेलेंस रिलेशन। वही प्रूफ करना था। Therefore R is an equivalence relation। लिख देना नीचे hence proved। hence proved। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में लिखा नहीं था, लिख देना से hence proved। बच्चे लोग बात समझ में आ रही है? कैसे किया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा ना आपको? ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।